पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी की बात कबूलने वाले नवाज शरीफ के विशेष दूत शहरयार खान अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम की लोकेशन के बारे में उन्हें कभी कोई जानकारी नहीं थी। एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बातचीत में शहरयार ने कहा कि विदेश सचिव रहते हुए उसके पहले या बाद में मैं कभी नहीं जानता था कि दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता है। मैं सिर्फ उसका जिक्र कर रहा था जो पाकिस्तानी मीडिया ने कहा। यह मेरी कही बात नहीं है और न ही मुझे इस बारे में कोई जानकारी है। माना जा रहा है कि भारत के साथ रिश्तों में बड़ी तल्खी को कम करने के बाद शहरयार ने अपना बयान वापस ले लिया है। दूसरी ओर आईबी के सूत्रों के दावे के मुताबिक दाऊद अब भी पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में था। अब तक भारत में मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की अपने यहाँ मौजूदगी से पाकिस्तान इनकार कर रहा था। भारत से संबंध सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए गए शहरयार खान ने कहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में था, लेकिन उन्हें भरोसा है कि उसे यहाँ से खदेड़ा जा चुका है। शहरयार ने कहा है कि अगर दाऊद पाकिस्तान में है तो उसे घेर कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो ऐसे गैंगस्टर को पाकिस्तान से गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं दे सकते। शहरयार ने अपनी किताब की लॉन्चिंग से पहले एक कार्यक्रम में कहा कि उन्हें लगता है कि दाऊद संयुक्त अरब अमीरात में है। तुरंत भारत सरकार को पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए कि बातचीत तभी होगी जब दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद भारत को सौंपे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष दूत शहरयार खान ने कहा कि नवाज शरीफ सरकार सिर्फ पाकिस्तान नहीं, भारत, अफगानिस्तान समेत दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के मूड में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अपराधियों को पलने फूलने नहीं दे सकते। अगर अपराधी पाक आएंगे तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि दाऊद 1993 मुंबई धमाकों के साथ ही कई मामलों में भारत में वांटेड है। हाल ही में स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने अपने आरोप पत्र में उसका नाम शामिल करने के साथ ही उसका पाकिस्तान का पता भी दिया था। चार्जशीट में उसे मुख्य आरोपी बनाकर उसके कुछ नंबर भी दिए गए थे। पड़ोसी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। शुक्रवार देर रात एक बार फिर पुंछ सेक्टर के शकंदाबाग इलाके में भारतीय सीमा पर बनी 5 चौकियों पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान की ओर से करीब 7000 राउंड फायरिंग की गई। ये गोलीबारी पुंछ में एलओसी पर स्थित दिगवार सेक्टर के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर जंग बंदी का उल्लंघन करते हुए की गई। भारतीय चौकी पर मौजूद दुर्गा बटालियन के जवानों ने भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि इस फायरिंग में किसी भारतीय जवान के घायल होने की कोई खबर नहीं है। माना जा रहा है कि इस तरह की फायरिंग पाकिस्तान सीमा पार से आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल करने के लिए करता आया है। इस लिहाज से सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। पिछले हफ्ते इसी इलाके में सीमा पर गश्त लगा रहे 5 भारतीय जवानों की पाक सैनिकों ने हत्या कर दी थी। सीमा पार से भारतीय सैनिकों के हमले, हाफिज सईद का सरहद दौरा और आतंक फैलाने के इरादे से भारत में घुसपैठ की फिराक में बैठे आतंकियों की हलचल के बाद सरहदी इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जवानों की एक टुकड़ी कमांडर के साथ 24 घंटे गुजरात के कच्छ से सटे भारत पाक सरहद पर गश्त लगा रही है। कच्छ से सटा भारत पाक सरहद का ये इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है। करीब 400 किलोमीटर के इस सरहदी इलाके की सुरक्षा के लिए बीएसएफ की 46 बटालियन 24 घंटे तैनात रहती है। हर विजिबल लिमिट के बाद एक बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट बनाई गई है। घुसपैठ की तो सीमाओं के ऊपर हमेशा संभावना रहती है, परंतु हमारे जवान यहाँ बिल्कुल दुरुस्त जो है ड्यूटी कर रहे हैं और कोई घुसपैठ की यहाँ से जो है होने की जो हम कोशिश को जो है सफल नहीं होने देंगे। सरहद पर शहीद हुए विजय राय का परिवार पिछले 24 घंटे से अनशन पर बैठा है, लेकिन बिहार सरकार को इतनी फुर्सत नहीं कि उनकी सुध ले सके। अलबत्ता कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने अपने साथी ग्रामीण विकास मंत्री भीम सिंह की राह पर चलते हुए शर्मनाक बयान दिया है। नरेंद्र सिंह ने भीम सिंह के बयान को सिर्फ जायज ही नहीं ठहराया, बल्कि अनशन पर बैठे परिवार को सांत्वना देने की जगह नरेंद्र सिंह ने कहा कि सबको मनाने के लिए सेना के जनरल और राष्ट्रपति नहीं जा सकते। नरेंद्र सिंह के इस बयान से यह साफ हो जाता है कि सरहद पर जान देने वाले सपूतों की इज्जत करना नीतीश कैबिनेट के मंत्री नहीं जानते। इसके पहले भीम सिंह ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा था कि पुलिस और सेना में लोग शहीद होने के लिए ही जाते हैं। पाक हमले के शिकार हुए बिहार के शहीद विजय राय का परिवार अब अनशन पर है। पटना के बेहटा में ठहका गांव में रहने वाले शहीद जवान का परिवार सेना प्रमुख विक्रम सिंह से मिलने की मांग कर रहा है। शहीद की पत्नी 6 साल का मासूम और पूरा परिवार अनशन पर है, जिनका साथ गांव वाले भी दे रहे हैं। गांव वालों की मांग है कि सेनाध्यक्ष उनके गांव आकर शहीद के परिवार को यह भरोसा दे कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों का उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। जम्मू में कल हुए हिंसक झड़प के बाद हालात पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू आज भी जारी है। इस हिंसक झड़प में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कल भीड़ ने 80 से ज्यादा दुकानें, एक पेट्रोल पंप, तेल के एक टैंकर, राज्य पुलिस और दमकल विभाग की कुछ गाड़ियों समेत मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। हालात पर काबू पाने में पुलिस को असफल देखते हुए सेना को बुलाया गया। सेना को बुलाए जाने के बाद हालात पर काबू पाया जा सका। राज्य सरकार ने हिंसा में मारे गए शख्स के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इस बीच बीजेपी और कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियों ने शुक्रवार को हुई झड़प के खिलाफ आज जम्मू बंद का आह्वान किया था।
नरेंद्र मोदी की जनसभा को सफल बनाने में बीजेपी नेता किस कदर जुटे हुए हैं, इसका अंदाजा हैदराबाद की सड़कों के मोदीमय स्वरूप को देखकर लगाया जा सकता है। लेकिन हैदराबाद पुलिस ने तैयारियों में जुटे बीजेपी नेताओं के माथे पर बल डाल दिया है। दरअसल हैदराबाद पुलिस के खुफिया विभाग ने मोदी और उनकी इस जनसभा की सुरक्षा को लेकर खतरे की आशंका जाहिर की है। इस रिपोर्ट के बाद सुरक्षा इंतजामों को बढ़ा दिया गया है। हालांकि पुलिस वाले ये बताने को तैयार नहीं है कि अब सुरक्षा को और कितना चौकस किया गया है। उधर मोदी की जनसभा की तैयारियों में जुटे नेताओं को उस वक्त एक और झटका लगा जब पुलिस ने उन्हें मोदी के 3D होलोग्राम वाली स्क्रीन लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बीजेपी नेता इस स्क्रीन को जनसभा स्थल के साथ साथ तेलंगाना के करीब 5 जिलों में लगाकर मोदी की इमेज को भुनाना चाहते थे। गाजियाबाद के एक होटल से पुलिस ने छापा मारकर 56 लड़कियों और 56 लड़कों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के होटल गोपाल प्लाजा में पकड़े गए ये लड़के लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में सेक्स रैकेट चलाया जाता है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने होटल पर छापा मारा तो होटल के अलग अलग 56 कमरों में से लड़के और लड़कियां पकड़े गए। पुलिस ने होटल से कुछ कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में बजरिया इलाके के पुलिस चौकी इंचार्ज समेत 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। गिरफ्तार लड़के लड़कियों में ज्यादातर स्टूडेंट हैं। पुलिस को खबर मिली थी कि गाजियाबाद के होटल गोपाल प्लाजा में जिस्म फरोशी का धंधा खुलेआम चलता है और होटल का मालिक यहां आने वाले लड़के लड़कियों को कुछ घंटे के लिए जगह मुहैया कराने के एवज में मोटी रकम वसूलता है। इस इत्तला के बाद गाजियाबाद पुलिस की टीम चौकन्नी हो गई और पहले खबर की तस्दीक के लिए बाकायदा सादी वर्दी में पुलिस की तैनाती करके पता लगाया गया। तब खबर की हकीकत पता चली। खबर के पुख्ता होते ही पुलिस ने आज होटल पर छापा मारा तो होटल के अलग अलग कमरों से दर्जनों लड़के लड़कियां निकले। लेकिन इधर पुलिस लड़के और लड़कियों की गिनती करवा रही थी, उधर मौका पाकर होटल मालिक फरार हो गया। पुलिस ने होटल के बाकी स्टाफ को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस हिरासत में लिए गए लड़के लड़कियों की पहचान कर रही है। जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में ईद की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब एक 4 मंजिला निर्माणाधीन मकान धराशायी हो गया। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पिछले 2 दिनों से जयपुर में तेज बारिश हो रही है। बारिश के कारण ही 4 मंजिला बिल्डिंग धराशायी हुई। इस मकान में 5 परिवार किराए पे रहते थे। धराशायी मकान का मलबा हटाने में रेस्क्यू टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सकरी गली होने के कारण आसानी से मलबों के भीतर दबे लोगों की लाश निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन रेस्क्यू टीम ने फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया है। निश्चित रूप से 1 या 2 परिवार इसमें अभी भी यहाँ थे। रेस्क्यू करके जो निकाले गए हैं उनमें से 3 आदमियों को तो SM काउंटी हॉस्पिटल से फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी है, 1 महिला और 2 बच्चों को। जोधपुर में घाटी कॉलोनी में सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान ढह गया। मकान गिरने से जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को मथुरा दास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह मकान में रहने वाली एक महिला खाना बनाने गई तो रसोई में गैस रिसाव होने से विस्फोट हो गया। इससे 2 मंजिला मकान के एक तरफ का आधा हिस्सा गिर गया। मकान के मलबे के नीचे 8 लोग दब गए। इसमें बिहार निवासी लखन प्रसाद की मौत हो गई। इस मकान में 4 परिवार रह रहे थे। सिलेंडर धमाके से आसपास के घरों में रहने वाले लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। मकान के मलबे में दबे लोगों को स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने बाहर निकाला। मेरठ में पुलिस की गाड़ी से 2 बच्चों और एक युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने मौके पर जबरदस्त हंगामा मचाया। चश्मदीदों के मुताबिक मेरठ के हर्रा गांव में पुलिस की बोलेरो की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई। भीड़ ने जब गाड़ी रोकनी चाही तो पुलिस वालों ने भीड़ पर पिस्तौल तान दी और फरार हो गए। दरअसल मेरठ के हर्रा गांव में एक शख्स अपनी गाड़ी खड़ी कर खेत में चारा लेने गया था, लेकिन उसके 2 बच्चे गाड़ी में ही थे। तभी तेज रफ्तार पुलिस की बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी। पुलिस का कहना है कि मृतकों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की सिफारिश कर दी गई है। जो आर्थिक सहायता है 1 लाख रुपए वो तत्कालिक रूप से वरिष्ठ अधिकारियों ने बात करके देने की घोषणा कराई है और अन्य जो भी इनको सुविधाएं होंगी, जो जमीन का मसला है या और मुख्यमंत्री जी की सहायता है, वो सारी चीजें हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक ये पीड़ित परिवार जो है 3 लोगों की जिनकी डेथ हुई है उनको दी जा सके। दिल्ली में डीटीसी की एक बस की चपेट में आकर 50 साल की महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। ये घटना सुबह 8:15 पर पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके के पिलर नंबर 58 के नजदीक हुई। लो फ्लोर बस ने पहले रुकी हुई डीटीसी की एक बस को टक्कर मारी और इसके बाद ये पटरी पर चढ़ गई और एक बिजली के खंभे से टकराई। सड़क पर वापस आने के दौरान इसने एक महिला और 3 अन्य लोगों को टक्कर मार दी और इसके बाद एक कार से जा भिड़ी। पुलिस के मुताबिक बस का ड्राइवर गलत तरीके से और असावधानी पूर्वक वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी की रहने वाली महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।